हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान की घटना चक्र को देख रहे हैं। इसमें किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं अनुच्छेद से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद और संदर्भ है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर दिए गए हैं, तो डी वाला सही है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है, तो इसका बी वाला सही है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में है, तो ए वाला सही है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें डी वाला सही है, और दूसरे का इसमें बी वाला सही है, तीसरे का ए वाला सही है, और चौथे का इसमें सी वाला सही है। तो चौथे का सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, संसद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति संसद में निहित होती है। किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। तो नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो इसका राइट आंसर होगा 395 है। 395 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल पाठ 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग जोड़ने गणना पर इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? तो 465 हो गई है। परंतु अगर मूल अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 ही है मूल अनुच्छेद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? यह अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क यानी कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ग में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए वे समाविष्ट होंगे। फिर इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। और अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुष्ठांगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये जो कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में
क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा, ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो क्या घोषित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा, ये राज्यों का एक यूनियन या समूह घोषित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जो भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधित विधिक उपबंध करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ये राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत पहले में भारत की सरकार और संसद, दूसरे में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तीसरे में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व न्याय प्राधिकरण आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेदों 13, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधायों में विसंगति होने पर राज्य विधियों को शून्य होने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश को संवैधानिकता परीक्षण करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 13 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो कि संघ या राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानून से उन्हें संरक्षित करता है जो मूल अधिकारों को कम या सीमित करते हैं। अर्थात इसके माध्यम से न्यायालयों यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से असंगत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा, ये लगाता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अनुच्छेद 13 जो कि संघ या राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित या नियंत्रित करता है।
अनुच्छेद 245 संघ या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में, जबकि अनुच्छेद 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 246 वर्णन 7वीं अनुसूची में भी मिलता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। इन सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ एवं राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें क्रमशः वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है तथा कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 29 से 30 तक है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 32 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में तो इसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जो कि सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे कौन से हैं? तो वे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के हैं। 14 से 18 तक के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो अनुच्छेद 16 में इसमें राइट आंसर होगा केंद्र को दिया गया है और राज्य को दिया गया है। केंद्र और राज्य इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 उपखंड 4 के तहत पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संस्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को इन वर्गों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करने की विशेष शक्ति है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है
कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ये अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है तो अस्पृश्यता का अंत को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 संबंधित है तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद आता है तीसरा है संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, और पांचवा है राज्य में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, छठवां है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने का प्रावधान निर्देशित राज्य को दिया गया है, किंतु मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के वाद में उच्चतम न्यायालय कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अतः सांसद द्वारा अनुच्छेद 21 ए को संविधान में भाग 3 में जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारे संविधान के भाग 3 के तहत 6 प्रकार की मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 23, 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम एवं बेगार को प्रतिबंधित किया गया है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में और दिया गया है
कि जबकि अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष के कम की आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने से नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण एवं अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 का 27 किसमें राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है। इसमें से 5 रिट कौन कौन से हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण। बिल्कुल इसी प्रकार शक्तियां उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट दी गई है? तो इसमें 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी किया गया है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाया गया और उसको ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्यता बनाने के लिए आवश्यक हो। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ करके पंचायतों संबंधित प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान भाग 9 का एवं 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है कि 2011 में 97वें संविधान संशोधन भाग 9 ख स्थापित किया गया है, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 य और ज से लेकर के 243 य और न तक है। पंचायती राज व्यवस्था गांधी सपनों का भारत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अनुच्छेद 48 क में, अनुच्छेद 48 क में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उपबंधित है। इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा प्राप्त
रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। ये राज्य को कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद 51 में ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण तथा अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, सी में संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने, और डी में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन अदर एग्जामों में पूछा गया है। ये अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख ये किया गया है अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के राष्ट्रपति की पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचित का पात्र है। यह व्याख्या है किस अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचित का पात्र है, यह व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है, यह किया गया है अनुच्छेद 56-67 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 56 और 67 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान में मौन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है
कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन ये अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उनके वेतन भत्ते कार्यकाल में नहीं घटाए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 74वां ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 74 में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 74 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने का वह बाध्य होगा। फिर उसके बाद आता है उल्लेखनीय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक तथा धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वह उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 किस में राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 109 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न सभी किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं। इसमें किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, उसके बाद सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करने या निकालने का। फिर उसके बाद आता है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मध्य धन प्राप्त अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की
संपरीक्षा आदि इसमें दिया गया है, जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 के इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 7 थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन के अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ा करके 33 कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 के इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 127 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू करने रखने के लिए न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति प्राप्त न हो जाने पर की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनः निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां दिया गया है और अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 152 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहले में दिया गया है कि अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो कि क्या है, गलत है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये किसमें है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 155 में है। 153 में क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल होंगे। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह अनुच्छेद 154 में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है आपको इसमें सही बताना है कौन सा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है, सॉरी क्वेश्चन अनुच्छेद नंबर 162 है। इसमें दिया गया है कि राज्य का महाधिवक्ता
तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है, जो कि इसमें ये क्या है, गलत है। अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री के दायित्व दिया गया है, तो अनुच्छेद 153 में क्या होगा, तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें चारों ऑप्शन क्या थे, गलत थे, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा, और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वह राज्य को कार्यों की प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़ करके जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद ये 163 में कहा गया है। अनुच्छेद 163 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंधों में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उन राज्यों के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान और अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों के गठन एवं उत्साधन की बात की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषदों के गठन एवं समाप्ति से संबंधित है। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेज देती है, तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि जिला जज की नियुक्ति के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 59 का इसमें राइट आंसर होगा 233। अनुच्छेद 233 के तहत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 233 जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, इसके अनुसार
किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य से संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 248 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 155 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्ता होना। अनुच्छेद 245 में संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 247 में संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, ये 247 में है। फिर 248 में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 का इसमें राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है और 1 वर्ष पश्चात राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249 पे, अनुच्छेद 249 पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में कहा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये किसमें? अनुच्छेद 249 में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। तो ये राज्यसभा के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। इस भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं। इस संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित है। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के तहत किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर
67 का इसमें राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो अनुच्छेद 263 में किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना लोक हितों के सिद्ध होगी। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की संतुष्टि की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये अनुच्छेद 312 में किया गया। अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्यों क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित करके संशोधन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में अनुच्छेद 312 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जो संसद विधि बना करके अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अतः निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचक नियमावली धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। ये किसमें कहा गया है। ये अनुच्छेद 325 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नियमावली होगी। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा किसी नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने का दबाव नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत एक ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास या चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्टाचार, अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित न किया गया हो तथा किसी भी
निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, वह लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में मत देने का हकदार हो। इस प्रकार अनुच्छेद 326 में भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 75 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 के बाद ये समाप्त हो गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 344 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 344 में। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य द्वारा प्रयत्न होना चाहिए? तो अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह किसी भी राज्य को ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 350 ए को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संविधान में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा वह अब संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा यदि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 में है।
युद्ध एवं बाढ़ आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय शाखा को अथवा स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 80 का इसमें राइट आंसर होगा, ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाए जाने वाले आपात से है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 356 के अनुसार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 360 यह उल्लंघित करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यय यानी कि साख संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 360 द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की कालावधि 2 महीने होगी यदि वह उपयुक्त 2 महीने में समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती। फिर उसके बाद संसद द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनिश्चित काल यानी कि जब तक वापस न ली जाए प्रवर्तन में रहेगी। अब तक भारत में कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद व्यवहार में कभी भी क्रियान्वित नहीं हुआ है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का अभी तक व्यवहार में कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है क्योंकि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 86 का इसमें राइट आंसर होगा 368 में। 368 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संविधान में होते किसी बात के होते हुए भी सांसद अपनी संविधायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद की उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि संविधान संशोधन किसी शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो इस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 368 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो ये संविधान के 21वें भाग में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था। इसमें अस्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, परंतु 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का नाम भारत का संविधान है? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 में संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।